मैंने अपने पिछले वीडियो में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के बारे में आपको बताया था, जिसमें रिलेटेड अगर किसी वर्किंग वुमन है या फिर काम करने वाली महिलाएं हैं, अगर उनके कार्यस्थल में उनके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में कहाँ कंप्लेंट किया जा सकता है, किसके पास कंप्लेंट किया जा सकता है, इंटरनल कमेटी क्या होती है, लोकल कमेटी क्या होती है, क्या क्या सेटलमेंट प्रोसेसेस हैं, क्या क्या इंक्वायरी प्रोसेसेस हैं, महिलाओं के क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, क्या क्या पनिशमेंट है रेस्पोंडेंट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने पिछले वीडियो पार्ट 1 में आपको बताया था। और इसके आगे और भी कई सारे प्रोसेसेस हैं, महिलाओं के और भी काफ़ी सारे अधिकार प्राप्त हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम संतोष गुप्ता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस वीडियो में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको भविष्य में भी समय समय पर प्राप्त होती रहे। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 12 जो है वो डील करता है एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी से। जब भी कोई कंप्लेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड पेंडिंग होती है तो वैसे सिचुएशन में महिला चाहे तो रिक्वेस्ट रेज कर सकती है इंटरनल कमेटी के पास या फिर लोकल कमेटी के पास, एज द केस में भी। और इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी चाहे तो रिकमेंड कर सकती है एम्प्लॉयर को। तो अब हम जानेंगे कि क्या क्या रिक्वेस्ट महिला कर सकती है। सबसे पहले तो ये है कि महिला चाहे तो जब भी पेंडिंग इंक्वायरी जो पेंडिंग है उस वक्त चाहे तो अपना ट्रांसफ़र करवा सकती है किसी दूसरे वर्क प्लेस पे, या फिर रेस्पोंडेंट यानी कि जिसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगा होता है उसके ट्रांसफ़र के लिए वो रिक्वेस्ट रेज कर सकती है। दूसरा ये है कि महिला चाहे तो 3 महीने का छुट्टी ले सकती है उस पूरे इंक्वायरी के पेंडिंग के दौरान। और ये जो छुट्टी होगी वो नॉर्मली जो छुट्टी महिला को मिलती है एम्प्लॉयर से उसके अलावा होगी। ये जो छुट्टी जो इस अधिनियम के अंदर में दिया जाता है वो उसे काट कर नहीं होगी बल्कि उसे उसके अलावा होगी। और इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ और भी रिलीफ्स दिए जा सकते हैं महिला को, जैसा कि उस वक्त प्रिस्क्राइब हो। अब सेक्शन 13 के अंदर में हम जानेंगे इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में। जब इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी अपनी फाइंडिंग्स को कंप्लीट कर लेती है और एक रिपोर्ट तैयार कर लेती है तो वैसे सिचुएशन में जिस दिन ये फाइंडिंग्स कंप्लीट हो जाती है उस दिन से 10 दिन के अंदर अंदर इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी को उस रिपोर्ट को भेजना होता है एम्प्लॉयर के पास में या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास में, एज द केस में भी। और इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी रिकमेंड करती है एम्प्लॉयर को कि अगर जो एलिगेशंस है रेस्पोंडेंट के ऊपर में सेक्सुअल हैरेसमेंट का, अगर ये वो प्रूव नहीं होता है तो ऐसे सिचुएशन में इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी रिकमेंड कर सकती है एम्प्लॉयर या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कि आगे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाए। लेकिन अगर इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी को अगर ऐसा लगता है और ऐसा प्रूव हो जाता है कि जो एलिगेशन लगा है रेस्पोंडेंट के ऊपर में वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो केस जो है वो प्रूव हो जाता है, तो वैसे सिचुएशन में इंटरनल कमेटी लोकल कमेटी जो भी है वो एम्प्लॉयर या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिकमेंड कर सकती है नेसेसरी एक्शन लेने के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए रेस्पोंडेंट के खिलाफ। दूसरा जो है वो जैसा कि रेस्पोंडेंट की जो सैलरी होती है या फिर वेजेस होते हैं उससे काट कर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो महिला को दिया जा सकता है या फिर उसके लीगल हेयर्स को दिया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत महिला तो कंप्लेन कर ही सकती है, लेकिन अगर महिला शारीरिक या फिर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है या फिर गुजर चुकी है तो ऐसे सिचुएशन में महिला के लीगल हेयर्स भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जो कंप्लेन किया जा रहा है महिला के द्वारा या फिर उनके लीगल हेयर के द्वारा वो अगर फॉल्स साबित हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में महिला के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है या फिर लीगल हेयर के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है, इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। सेक्शन 14 जो है वो डील करता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मेलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस से, जो कहता है कि अगर इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी एज द केस में भी अगर वो सारे फाइंडिंग्स के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो कंप्लेंट जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का किया गया है रेस्पोंडेंट के खिलाफ वो मेलिशियस है, यानी कि सिर्फ
रेस्पोंडेंट को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है, या फिर महिला या फिर लीगल हेयर एज द केस में उन्हें पता है ऑलरेडी कि जो वो कंप्लेन कर रहे हैं वो फॉल्स है, या फिर जो फॉल्स एविडेंस जो भी एविडेंस या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं वो फॉल्स डॉक्यूमेंट्स है, फॉल्स एविडेंस है। तो ऐसे सिचुएशन में वो महिला या फिर लीगल हेयर एज द केस में भी जिन्होंने ये कंप्लेंट किया होता है उसके अगेंस्ट में नेसेसरी एक्शन लिया जा सकता है, इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी के द्वारा एज द केस में भी। और जो भी सर्विस रूल्स एप्लीकेबल होंगे उनके ऊपर में उस वक्त उसी सर्विस रूल्स के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। और अगर उस तरह के सर्विस रूल्स अवेलेबल नहीं है तो वैसे सिचुएशन में जो भी मतलब उस तरह के रूल्स प्रिस्क्राइब होंगे उसके हिसाब से नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि अगर महिला जो भी अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करती है, अपने एलिगेशन जो भी उसने लगाए होते हैं सेक्सुअल हेरेसमेंट का रेस्पोंडेंट के ऊपर में, उसको प्रूफ करने के लिए जो भी महिला डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस की होती है या फिर कुछ भी अपने सपोर्ट में उसने कहा होता है या फिर अपने कंप्लेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए अपने सपोर्ट में कुछ कहा होता है, तो वैसे सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि अगर वो काफ़ी नहीं होता उस एलिगेशन को प्रूफ करने के लिए रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट में, तो वैसे सिचुएशन में उसे फॉल्स या फिर फॉल्स केस या फिर फॉल्स कंप्लेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो जो भी बोलती है या फिर वो जो भी वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है वो एक्चुअली में फॉल्स नहीं है, बस काफ़ी नहीं है उस एलिगेशन को प्रूफ करने के लिए, इसलिए इसे फॉल्स कंप्लेंट नहीं माना जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेक्शन 16 से रिलेटेड, जिसमें यह बताया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जब भी कोई कंप्लेंट सेक्सुअल हेरेसमेंट का किया जाता है तो उस मामले से जुड़े महिला रेस्पोंडेंट या फिर विटनेसेस की आइडेंटिटी, एड्रेस डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। कोई भी कॉन्सिलिएशन या फिर इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स हुई हैं या फिर कोई भी रिकमेंडेशंस जो है वो इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी के द्वारा दी गई हैं या फिर कोई भी एक्शंस एम्प्लॉयर या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा ली गई हैं, वो किसी भी तरीके से पब्लिश नहीं किया जा सकता या फिर किसी भी तरीके से वो प्रेस या फिर मीडिया में नहीं पहुंचाया जा सकता। हम सभी जानते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर में हम एक एप्लीकेशन दाखिल करके वो उस इन्फॉर्मेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मैंने इस अधिनियम के बारे में जो अभी आपको बताया, जो भी इस कंप्लेंट की जो भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्टिंग या जो कुछ भी हो उसके बारे में आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत क्लेम नहीं कर सकते, आप प्राप्त नहीं कर सकते इस अधिनियम के इन्फॉर्मेशन को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर में। तो आज हमने जाना सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 के बारे में, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी वर्किंग वुमन है या काम करने वाली महिला है, अगर उनके कार्यस्थल पे अगर उनके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर हो रहा हो तो वो कहाँ कंप्लेन कर सकती है, किस तरीके से कंप्लेन कर सकती है, इंटरनल कमेटी क्या होती है, लोकल कमेटी क्या होती है, क्या क्या अधिकार प्राप्त है महिलाओं को, कॉन्सिलिएशन यानी कि सेटलमेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं, इंक्वायरी प्रोसेसेस किस तरीके से फॉलो किए जाते हैं, किस तरह की पनिशमेंट और किस तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट में, ये सारी बातों को हमने अपने पिछले वीडियो और आज के वीडियो में डिस्कशन किया है। आशा करता हूं कि इस अधिनियम से रिलेटेड मैं आपको जानकारी देने में सफल रहा हूँगा और इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी आपको भविष्य में भी प्राप्त होती रहे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।